आज यहाँ इस स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में अपना भाषण देने वाले हैं। हर तरफ जोरों जोरों से तैयारियां चल रही है। स्टेज सजाया जा रहा है, बैनर लहरा रहे, लेकिन इसी स्टेज के नीचे एक 78 साल का बूढ़ा इंसान कुछ ढूंढ रहा है। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च है, सर पर सफेद बाल और आंखों में वो तेज जो 30 साल पहले पाकिस्तान में दुश्मन को धोखा देती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे लोहे के फ्रेम पर चिपका एक टाइमर बॉम्ब दिखाई देता है, जिस पर एक डिजिटल डिस्प्ले था और नंबर चल रहे थे। अगर 5 किलो RDX से बना यह बॉम्ब फटता तो 100 मीटर तक कुछ नहीं बचता। स्टेज के नीचे बैठा ये इंसान ना तो कोई सोल्जर है और ना ही कोई बॉम्ब डिफ्यूजर, बल्कि ये इंसान इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है। अब या तो ये बॉम्ब डिफ्यूज होगा या फिर इंडिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 4 दिन पहले रात के 11 बजे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में अजीत डोभाल अपने ऑफिस में बैठे सिक्योरिटी ब्रीफिंग पढ़ रहे थे। तभी टेबल पर रखा उनका सिक्योरिटी फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक कोड फ्लैश हो रहा था, रेड अल्फा। इस कोड का मतलब भारत की सुरक्षा पर सीधा और तत्काल खतरा था। डोभाल के करियर में ये कोड गिनती के मौकों पर ही आया था। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ रॉ के काउंटर टेररिज्म डिवीजन का चीफ था। उसकी आवाज में एक कंपन था। उसने कहा, सर, हमने पाकिस्तान से आने वाला एक एन्क्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट किया है। हमारे प्रधानमंत्री की जान पर खतरा है। हमारे पास समय बहुत कम है। डोभाल ने पूछा, टारगेट लोकेशन क्या है? तो उधर से जवाब आया, सर, प्रधानमंत्री का अगला पब्लिक इवेंट। 4 दिन बाद डोभाल ने फोन रखा। कुछ पल के लिए आंखें बंद की। उनके दिमाग में 40 साल का अनुभव एक साथ घूम गया। वे 7 साल जो उन्होंने पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर बिताए। वे रातें जब मौत उनसे सिर्फ एक गलत लफ्ज की दूरी पर खड़ी थी। वो हजरत बल दरगाह का वाकया, जब उन्होंने बिना एक गोली चलाए उग्रवादियों को बाहर निकाला, और ऑपरेशन ऑक्टोपस, जब उन्होंने 90 दिनों में PFI का अस्तित्व मिटा दिया। हर बार दुश्मन ने सोचा कि इस बार डोभाल हार जाएगा, और हर बार डोभाल ने दुश्मन को गलत साबित किया। लेकिन इस बार खतरा बहुत करीब था। दुश्मन प्रधानमंत्री को निशाना बना रहा था। रात के लगभग 12 बज रहे थे। साउथ ब्लॉक के एक बंद कमरे में IB डायरेक्टर, रॉ के काउंटर टेररिज्म चीफ, NSG कमांडेंट, SPG डायरेक्टर और खुद डोभाल। रॉ चीफ ने कहा, सर, हमारे गल्फ में तैनात एजेंट कोड नेम शैडो ने 48 घंटे पहले एक इनपुट भेजा था। दुबई में एक पाकिस्तानी मूल का शख्स रशीद मलिक ISI के एक हैंडलर से मिला। मीटिंग में एक कोडेड मैसेज रिकॉर्ड हुआ। डिक्रिप्ट करने पर जो निकला वो ये था, पैकेज रेडी, डिलीवरी बेहतर ऑनवर्ड, टारगेट हाई वैल्यू, लोकेशन कंफर्म्ड। डोभाल ने पूछा, हाई वैल्यू टारगेट किसे कहा जा रहा है? रॉ चीफ ने कहा, सर, इंटरसेप्ट की टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट से हमारा अनुमान है कि टारगेट प्रधानमंत्री है। अगले 4 दिनों में उनका सिर्फ एक पब्लिक इवेंट है और वो इवेंट इंदौर में है। कमरे में सन्नाटा छा गया। SPG डायरेक्टर ने कहा, सर, सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि इवेंट कैंसिल कर दिया जाए। डोभाल ने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी खतरे से पीछे नहीं हटते। ये मैं उन्हें 10 सालों से जानता हूँ। अगर मैंने उन्हें बताया कि इवेंट कैंसिल करना है तो वो पहला सवाल ये पूछेंगे कि डोभाल जी, क्या आपको अपनी टीम पर भरोसा नहीं है? इसीलिए इवेंट कैंसिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जाएंगे, भाषण देंगे, और हमारा काम है कि वह सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौटें। बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है। अब बताइए क्या प्लान है? अगले 1 घंटे में कोवर्ट ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। डोभाल ने 8 लोगों की टीम बनाई। पहला काम था रशीद मलिक के भारत कनेक्शन को ट्रेस करना। रॉ की साइबर विंग ने रशीद के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। पिछले 3 महीनों में उसके फोन से 47 कॉल्स एक भारतीय नंबर पर गई थी। वो नंबर ट्रेस किया गया और जो नाम सामने आया उसने डोभाल समेत सबको हिलाकर रख दिया। वह नंबर न तो किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी का था और न ही किसी आतंकी का, बल्कि वो नंबर इंदौर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अकरम शेख का था। और सबसे खतरनाक बात, प्रधानमंत्री के इंदौर इवेंट की सिक्योरिटी टीम में अकरम शेख का नाम शामिल था। डोभाल ने जब ये सुना तो उनका जबड़ा कस गया। IB ने गहरी खुदाई की तो पता चला कि अकरम 2019 से एक स्लीपर सेल का हिस्सा था। अब डोभाल के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अकरम को तुरंत उठा लो, आसान और सेफ, लेकिन तब बाकी नेटवर्क अलर्ट हो जाएगा। बम कहीं और प्लांट हो सकता है, कोई और हमलावर एक्टिवेट हो सकता है। दूसरा रास्ता, अकरम को चलने दो, उस पर नजर रखो, उसे बम तक ले जाने दो। और
जब बम सामने आ जाए तब एक साथ पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंको। अगले 48 घंटे भारतीय इंटेलिजेंस के सबसे तनावपूर्ण घंटे थे। अकरम पर 24/7 सर्विलांस शुरू हुआ और उसके फोन पर इनविजिबल स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया। उसकी बाइक में जीपीएस लगाया गया। उसके घर के सामने चाय का ठेला लगाकर आईबी का एक एजेंट बैठ गया। ये एजेंट 48 घंटे तक वही रहा, चाय बेचता रहा और अकरम के हर कदम की रिपोर्ट भेजता रहा। अकरम को भनक तक नहीं लगी। दूसरे दिन अकरम ने एक गलती की। उसने अपने पर्सनल फोन से एक एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा। रॉ की साइबर टीम ने उसे 40 मिनट में डिक्रिप्ट कर लिया। मैसेज में लिखा था, सामान कल रात आएगा, पॉइंट फाइनल नीचे। डोभाल ने समझ लिया सामान मतलब बम। कल रात मतलब इवेंट से एक रात पहले। और नीचे डोभाल ने आंखें बंद करके सोचा, नीचे स्टेज के नीचे बम स्टेज के नीचे लगाया जाएगा, ठीक उसी जगह जहां प्रधानमंत्री खड़े होंगे। प्लान बेहद शातिर था। तीसरा दिन अजीत डोभाल खुद इंदौर पहुंचे, लेकिन उनके प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था। सेल जीरो की पूरी टीम वहां इकट्ठा हुई। आईबी का एक ऑफिसर जो इंदौर में पिछले 48 घंटों से अकरम को फॉलो कर रहा था, उसने रिपोर्ट दी, सर अकरम आज शाम एक पुरानी गोदाम में गया, वहां 20 मिनट रहा। बाहर आते वक्त उसके हाथ में एक बैग था जो अंदर जाते वक्त नहीं था। डोभाल ने पूछा, गोदाम में और कौन था? 2 और लोग सर, एक लोकल, एक का चेहरा पहचान नहीं आया। इवेंट से एक रात पहले, वो रात जिसका इंतजार पूरी टीम को था। इंदौर का मैदान, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगी, बैनर लहरा रहे, चारों तरफ सिक्योरिटी थी। सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन नॉर्मल कुछ नहीं था। मैदान के चारों तरफ सेल जीरो के लोग अलग अलग भेष में मौजूद थे और मेजर चौहान एक मीडिया कैमरामैन के भेष में अपने बैग में डिफ्यूजिंग टूल्स लिए रेडी बैठे थे। खुद डोभाल एक अंधेरे कोने में खड़ी एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में बैठे लाइव सर्विलांस फीड देख रहे थे। रात के 1 बजे अकरम शेख अपनी बाइक से वेन्यू पहुंचा, पुलिस की वर्दी में। गेट पर आईडी दिखाया, गार्ड ने सैल्यूट किया, अंदर आ गया, कोई सवाल नहीं। अकरम ने चारों तरफ देखा, मैदान खाली था, गार्ड्स दूर दूर खड़े थे। उसने अपनी बाइक की डिग्गी से एक बैग निकाला। बैग में ऊपर पुलिस का सामान था, टॉर्च, वॉकी टॉकी, नोटबुक, लेकिन नीचे छुपा था 5 किलो का RDX पैकेट, रिमोट डेटोनेटर और एक डिजिटल टाइमर। अकरम सीधे स्टेज की तरफ गया, पीछे की तरफ से नीचे झुका, टॉर्च चलाई, स्टेज के लोहे के फ्रेम में एक जगह ढूंढी। RDX को मजबूती से टेप किया, डेटोनेटर कनेक्ट किया और टाइमर सेट किया। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे, वो वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर अपने भाषण के बीच में होंगे, उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी हर हरकत कैमरे में कैद है। जैसे ही अकरम गेट से निकला, डोभाल स्टेज की तरफ भागे। 78 साल का यह आदमी स्टेज के नीचे रेंगता हुआ बॉम्ब तक पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में बॉम्ब दिखा, लाल बत्ती टिमटिमा रही थी, लेकिन तभी सबकी सांसें रुक गईं। टाइमर पर लगा टाइम अगले दिन दोपहर 1 बजे का नहीं, बल्कि सिर्फ 30 सेकंड का दिखा रहा था, क्योंकि अकरम ने बूबी ट्रैप लगाया था। इस ट्रैप में जैसे ही बॉम्ब को छुआ जाएगा, टाइमर एक्टिवेट होगा और 30 सेकंड में 5 किलो RDX फट जाएगा। मेजर ने सर्किट बोर्ड देखा, सोल्डरिंग पैटर्न चेक किया, लाल तार सीधे टाइमर चिप से जुड़ा था। वायर कटर निकाला, लाल तार पर रखा, उंगलियां स्थिर, सांस रुकी, सिर्फ 10 सेकंड और क्लिक। लाल तार कटा, टाइमर फ्रिज हो चुका था। 10 सेकंड पर टाइमर रुक गया। रात करीब 2 बजे 3 शहरों में एक साथ एक्शन हुआ। इंदौर में अकरम को सोते हुए उठाया गया। उसको सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान 10 सेकंड के फासले से नाकाम हो चुका है। दिल्ली में 2 स्लीपर सेल मेंबर्स पकड़े गए। दुबई में रशीद मलिक को उठवाया गया। 6 गिरफ्तारियां, 3 देश, 1 रात। पूछताछ में अकरम ने कबूला कि ये ISI का प्लान था। भारत में 12 और स्लीपर सेल एक्टिव है। डोभाल ने अगले 60 दिनों में चुपचाप सभी 12 सेल्स खत्म किए। अगली सुबह इंदौर में मोदी का काफिला वेन्यू पहुंचा। मोदी भाषण दे रहे थे, भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन उसी मैदान के कोने में एक आदमी खड़ा बस स्टेज की तरफ देख रहा था। आंखों में एक गहरी शांति थी। मोदी स्टेज से उतरे, दोनों की आंखें मिली। मोदी ने हल्की मुस्कान दी। उस आदमी ने सिर झुकाया। वह कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल थे। मेजर चौहान को कोई मेडल नहीं मिला। वह शेडो आज भी गल्फ कंट्रीज में बिजनेसमैन बनकर रहता है, और वो चाय वाला एजेंट जो 48 घंटे अकरम के घर के सामने बैठा रहा, आज IB में डिप्टी डायरेक्टर है। जब कोई डोभाल से पूछता है, सर डर नहीं लगता, वह कहते हैं डर लगता है, लेकिन देश से प्यार ज्यादा है, और जब प्यार बड़ा होता है तो डर छोटा हो जाता है। ये कहानी उन लोगों की है जो अंधेरे में काम करते हैं ताकि हम रोशनी में जी सके, जो 30 सेकंड में जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं
और बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतना मेरा देश सुरक्षित रहे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।